लोधी साहब आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज तो बृजमोहन जी को पहले मौका मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपके पास ना आटा है ना रोटी है, बेलन चकला कुछ नहीं है। बृजमोहन जी, क्या वैसा ही हाल होगा जैसा एक वक्त पर आनंद दुबे जी से बैठक मीटिंग में हम लोगों को डिबेट करनी पड़ती थी, बातचीत करनी पड़ती थी? यहां पर साफ दिख रहा है। सर, सुप्रिया सुले एक बार नहीं बोली। अजीत पवार ये समझा रहे थे कि जो दादा ने फैसला ले लिया है उसको सब लोग स्वीकार लीजिए। बाकी सारे तो उनको माता तुम ही, पिता तुम ही सब कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार समझा रहे थे कि नहीं नहीं, अब दादा ने फैसला ले लिया है। क्या वही है इस फैसले के पीछे? बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं अजीत जी? नहीं, मैं सोचता हूँ कि अंजना जी, ये सिर्फ कयास है कि आदरणीय अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ जाकर कोई अलायंस करना चाहते हैं। अगर मैं विधायकों की संख्या की भी बात करूं तो मुझे लगता है इसमें कोई संभावनाएं नहीं है इस प्रकार की। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारा हम परिकल्पना पे आधारित चर्चा कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी किसको मालूम है, कब फैसला आएगा किससे मालूम है। मैं सोचता हूँ उस परिप्रेक्ष्य में कोई भी बात कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आदरणीय शरद पवार जी ने आज अपना जो फैसला लिया है, इससे निश्चित रूप से हमारा पूरा रैंक एंड फाइल पार्टी का, चाहे हमारे नेता हों चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, सभी एकदम से भौचक्के रह गए, क्योंकि इसके पहले ये नहीं मालूम था कि आदरणीय पवार साहब इस प्रकार की कोई घोषणा करने वाले हैं। तो ये अचानक लिया गया फैसला है, तो इसका जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया सामने दिख रही है। सारे हमारे पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया है कि एक बार आदरणीय शरद पवार जी से मिलकर उनसे बात बृजमोहन जी, आज आपका चेहरा बड़ा उड़ा हुआ लग रहा है थोड़ा। नहीं, कैसा लग रहा है अंजना जी? मेरा चेहरा वैसे ही है, थोड़ा सा जैसे आप बड़े आक्रामक रहते हैं हमेशा, आज थोड़ा सा लग रहा है मामला फिसला हुआ। आक्रामक आज किस पे? लेकिन क्या ये अजीत पवार बिहाइंड द सीन्स, ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों ने कल्पना किया था? सर, सुबह सुबह हम लोगों की भी नींद नहीं खुली थी, सीधे खबर आई कि उन्होंने तो शपथ ले ली है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। अंजना, जब इस पे इतनी ज्यादा बातें हो चुकी और इतने सारे अजीत जी के मन में क्या चल रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है? मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। बीते दिन भी आप लोगों का जब कार्यक्रम था, उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। उससे पहले भी एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो ये नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से दूरी बनाई जाए? सच बताइएगा बृजमोहन जी। देखिए, मैं आपको दो बातें बहुत साफ बता दूं। आदरणीय अजीत पवार साहब के बारे में कोई भी उनके बारे में राय बनाने के पहले आप सिर्फ एक बात ध्यान दीजिए, वो 1982 से देश महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय है। सिर्फ और सिर्फ 2019 का उस दिन का फैसला के अलावा आप मुझे बताइए कि उन्होंने कब पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई फैसला लिया? हमेशा वो पार्टी के साथ खड़े रहे, और निश्चित रूप से वो जो फैसला था वो भी एक हो सकता है कि एक रणनीति का हिस्सा रहा हो, जिसमें कि उनको सामने रख के किया गया हो। देखिए, सितंबर में 2012 में आपसे जब आरोप लगा, दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपको भी इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, और लोधे साहब भी इतना इंतजार कर रहे हैं, उनको भी नहीं, और दुबे साहब तो आज आपका दर्द इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन बृजमोहन जी, क्या एमवीए से अलग नहीं होना चाहते हैं अजीत पवार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा पवार और पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रैंक एंड फाइल महाविकास आघाड़ी के साथ था, है और रहेगा। इससे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, और महाविकास आघाड़ी पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, और वहां पर हम अपनी दो बार आपके कार्यक्रम में मंच पर से अजीत पवार ने बोलने से मना क्यों कर दिया? मैं उस दिन उनके पीछे ही था, पीछे बैठा हुआ था। जिस समय उनको भाषण देने का मौका आया था, उसके पहले ही उनको वॉशरूम जाना पड़ा था। वहां पर इतना भीड़ थी क्योंकि वहां पूरी गैलरी के अंदर लोग कार्यकर्ता भरे हुए थे। वहां से जाकर वापस आने में उनको टाइम लगा इतनी देर में, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था। 10 से 12,000 लोग वहां पे थे उस तालकटोरा मैदान में, तो उस प्रोग्राम को बीच में नहीं रोका जा सकता था। लेकिन अब मीडिया है और लोग हैं, तो उन्होंने अपने अपने ढंग से इस बात को इंटरप्रिटेट किया। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं अजीत दादा पवार की तरफ से कि किसी प्रकार का कोई भी रैंक एंड फाइल में ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि आदरणीय अजीत दादा पवार पार्टी की विचारधारा से या पार्टी के नेतृत्व से कहीं बाहर जाके कुछ करना चाहते। अतुल जी को दिखाइए। हाँ अतुल साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं तब से, लेकिन गौरव जी कह रहे हैं कि आपके पास ना आटा है ना रोटी है। दूसरे की रोटी कब पलटेगी उस पर नजर रखते हैं ताकि कुछ टुकड़ा मिल जाए। अंजना जी, आपको वो उधार का सिंदूर एक मूवी आई थी, वो जरूर आपको याद आ रही होगी। ये सब गौरव भटिया जी जो कह रहे थे तब,
ये तो क्या आटा किसी का, बेलन किसी का, चकला किसी का, तवा किसी का, और गेहूं भी कहीं और से, क्योंकि हम तो किसान हैं। हमने तो फिर से नई फसल उगा दी। हमने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, और वो भी चुनाव से, जो ब्लॉक के से उठ के आया है और दलित कम्युनिटी से उठ के आया है, जिसने कई दुख झेले, कई संघर्ष देखा, वो अध्यक्ष भी बन गया। तो ये उधार का सिंदूर जो है वो अपने पास रखे, पीडीपी से लेकर तो सबसे भ्रष्ट पार्टी कोनराड संगमा भ्रष्ट पार्टी चला रहे थे, उनके मंच पर भी जाकर बैठने का ये उधार का सिंदूर जो है वो अपने पास रखे, सारा देश जो है वो देख रहा है। तो थोड़ी बौखलाहट भी होती है। कांग्रेस को गाली गलौज करने से उनको समाधान मिलता है, तो ठीक है, सिंकारा समझ के ले लिया कीजिए, हमें गाली दे दीजिए कि फर्क नहीं पड़ता है उससे कुछ। तो ये वास्तविकता है। लेकिन एक बात अंजना जी सही है, शरद पवार जी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, और आज भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अजित दादा ने उसकी सफाई देते हुए ये कहा कि उनके सामने नया अध्यक्ष बने तो मार्गदर्शन में जो है उन्हें क्या राजनीतिक फैसले लेना है, किस तरह से लेना है, इसका ज्ञान हो सकता है। आपने सुप्रिया ताई की बात कही, वो कहने जा रही थी, लेकिन दादा का जो है ना एक अलग टाइप का दादागिरी है। दादा ने कहा मैं भाई हूं उनका और अधिकार से कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तो शायद एक पार्टी एक और परिवार एक, तो पारिवारिक निर्णय भी हो सकता है। लेकिन मैं माजिद मेमन साहब के वक्तव्य से सहमत हूं कि उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, और कुछ पार्टी का भविष्य, महाविकास आघाड़ी का भविष्य, और देश जिस दौराहे पे खड़ा है आज, अरे इतना क्यों डरते हो यार, जिस दौराहे पे खड़ा है, संविधान की बात है, लोकतंत्र की बात है, तो आज शरद पवार साहब की भूमिका जो है वो अहम है, और मेरे ख्याल से वो राजनीतिक भूमिका जरूर निभाएंगे। सम्मान है, पद से उनका सम्मान कम नहीं होता, ना उनका अनुभव कम होता है, ना उनकी सूझबूझ कम होती है। तो वो अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे, अपने पार्टी को भी आकर लेके जाएंगे, और महाविकास आघाड़ी की भी बात रहेगी। तो आपने दूसरी बात कही, गौरव जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद दुबे जी के पास जाऊंगी। गौरव जी वो कह रहे हैं आप लोग तो उधार में लेकर सरकार बनाते हैं, उधार का सिंदूर। सिंदूर चूंकि भारतीय महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उनके एक रिलीजियस कस्टम है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि बार बार सिंदूर पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। कई तरीके हो सकते हैं। अंजना जी बिना ऐसा बोले भी आप बोलिए ना, अरे छोड़िए ना सर मूवी आप लोग मुंबई वाले फिल्म इंडस्ट्री से बड़े जुड़े रहते हैं, मुझे तो ऐसी कोई मूवी नहीं याद आ रही। तो फिल्म इंडस्ट्री में नोएडा में बैठे, फिल्म सिटी में बैठे आप तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फिल्म इंडस्ट्री पे हमें गर्व है, लेकिन उधार कहिए ना, उधार की बनाते हैं, इसमें सिंदूर को लाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए गौरव जी। ठीक है, ठीक जी, हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, मैंने क्यों कहा कि ना आटा है, ना रोटी है, ना तवा है, और ना वो आग है तप की, बलिदान की, कि रोटी बना सके तो दूसरे की रोटी पे नजर रहती है। इन्होंने कहा कि हम किसान हैं। नहीं भैया, आप किसान नहीं हैं। किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान में हड़पी है। और अंजना जी ये कह रहे हैं हमारी नई फसल आ गई। अरे पूरा देश जानता है, यही तो दर्द है आपका। जो नई फसल आई थी वो पहले ही उजड़ गई। जब नई फसल उजड़ी तभी दर्द हुआ कांग्रेस पार्टी को। और याद करिए अपना इतिहास, जो कांग्रेस पार्टी किसी समय में दूसरों को टिकट बांटती थी, आज वो भीख का लोटा लेके कहती है मुझसे गठबंधन करो, और क्षेत्रीय दल कहते हैं नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे। विरोधाभास क्या है अंजना जी, आप बताइए। क्या शरद पवार जी ने कुछ दिन पहले ही ये नहीं कहा कि अदानी मामले में जेपीसी की आवश्यकता नहीं है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग है। ये लोग एक साथ आएंगे कैसे? जब विचारधारा एक नहीं है तो कैसे आएंगे? अब बात करते हैं जो उद्धव गुट की। उद्धव गुट चुप रहा जब वीर सावरकर जी का अपमान हुआ, अब जाके उद्धव ठाकरे जी को बोलना पड़ा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हर बार वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं। तीसरी बात, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। क्या ये सत्य नहीं है शरद पवार जी अलग हुए कांग्रेस पार्टी से, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी बन गई। ममता बनर्जी अलग हुई। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल में, और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आप जाइए आंध्र प्रदेश, क्या हुआ आंध्र प्रदेश में? आज जगन रेड्डी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, और क्या हुआ है कांग्रेस पार्टी का? ये क्या दर्शाता है? कांग्रेस के अंदर घुटन है। कोई नेता वहां पे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो बुझा हुआ चिराग है उसको सूरज बताने की कोशिश होती है, और जो पार्टी छोड़ के जाता है
वो एक नेता बन जाता है। हमारे चाहे जितने भी उनसे मतभेद रहे या वैचारिक हमारी उनसे अलग एक सोच हो, लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के आज कांग्रेसियों का भी दम घुटता है। चलिए ठीक है, एक बार आप दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी के पास जवाब देना है अंजना जी, अंजना जी, जवाब बोलिए। देने का मौका दिया मुझे दीजिए 10 सेकंड। बोलिए। ये तो क्या है, ये अपने पार्टी का इतिहास अभी मैं रिसेंट की बात करता हूँ। मान न मान मैं तेरा मेहमान, 2 सीटें आई, 60 सीटें लड़कर मेघालय में, और जिसे करप्ट कहा था उसी के डायस पर देश के प्रधानमंत्री को जाते हुए लोगों ने देखा है। इनका क्या है तमिलनाडु में, क्या है छोटा प्रदेश, क्या है इनका केरला में, क्या है इनका तेलंगाना में, आप और अभी उत्तर प्रदेश में क्या 60-70 साल। देखो आप जब बात कर रहे थे बीच में नहीं, गौरव जी, थोड़ी गौरव जी, सभ्यता रखिए, गौरव जी थोड़ी प्लीज। सभ्यता रखिए, थोड़ी सभ्यता रखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, सभ्यता रखिए। तो ये बात जो है, जहां जाना है एआईडीएम के जरूरत है, वहां पर किस तरह से खिलवाड़ किया गया ये भी देखा हमने। शशिकला जी के सर पर कैसे हाथ रखा गया, वो एआईडीएम के से कैसे सपोर्ट लेने की कोशिश की गई। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये तो भाजपा को हर जगह करते हुए देखा है। एक बिहार, और अभी एक ये बच्चा अभी कर्नाटक जा रहा है, 140+ कांग्रेस आ रहा है, तो कर्नाटक भी जा रहा है। तो भोखलाट जो है वो आ रही है, और कांग्रेस को गाली दिए बगैर अगर विश्लेषण नहीं कर सकते हैं तो फिर राजनीति कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है गौरव जी, अब लास्ट में जवाब दीजिएगा आप इसका। अब एक बार 10 सेकंड में ले सकता हूँ, जल्दी से 10 सेकंड, जल्दी से। फिर मुझे 10 सेकंड अच्छा। देने पड़ेंगे 10 सेकंड चाहिए थे केवल, मुझे भी लगेंगे। हाँ अंजना जी, ऐसा है, गाली की बात करते हैं, हम सब ने देखा खड़गे जी ने तो गाली की डिक्शनरी खोल रखी है। कभी कहते हैं ये जहरीला सांप है प्रधानमंत्री जी को, कभी 100 सर वाला रावण, कभी वो कहते हैं हिटलर हैं, कभी वो कहते हैं झूठों का सरदार हैं, और बात कर रहे हैं गाली की। अरे कर्नाटका का चुनाव तो आप हार चुके हो, इसीलिए बौखलाहट में आप प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो, मुद्दे की बात कहा करते हो। आज सांप्रदायिक भी कर दिया आपने कर्नाटका का चुनाव, कह रहे बजरंग दल को बैन कांग्रेस करेंगे। बीजेपी हो जाएगा, और कांग्रेस इसीलिए बीजेपी कहते हैं वर्सेस बीजेपी हो कुमति निवार जाएगा, टॉपिक से हम सुमति भटक के जाएंगे। संगी